बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। आज 3 दिसंबर है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 3 दिसंबर पूरी दुनिया में ख़ुसूसी अफराद के लिए मनाया जाता है, यानी कि आज आलमी दिन बराए ख़ुसूसी अफराद मनाया जा रहा है। और इसमें दुनिया भर में मुख्तलिफ़ जगहों पे, हर मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे आज ख़ुसूसी अफराद के साथ जो है मतलब उनके बारे में बात की जाएगी कि किस तरह हम अपने बहन भाइयों को सोसाइटी में एक बेहतर रोल प्ले करने के लिए एक मजबूत इंसान बनाने का मौका दे सकते हैं या मदद कर सकते हैं। आज इस हवाले से बात होगी। एक तहकीक के मुताबिक, आलमी इदारा सेहत उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से एक शख्स वो किसी न किसी माजूरी का शिकार है। और हमारे यहाँ जो लास्ट टाइम जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें 2.38 की शरह से हमारी सोसाइटी में, हमारी अपनी आबादी में ये जो ख़ुसूसी अफराद हैं ये मौजूद थे। और इस दफ़ा जो 2017 में जो मरदमशुमारी हुई है इसके मुताबिक 0.48% यहाँ पे मौजूद है। ये इतनी तेज़ी से हमारे यहाँ ख़ुसूसी अफराद की जो आबादी में कमी वाक़या हुई है, ये क्या सिर्फ कागज़ी तौर पे ही है या हकीकत से भी इसका कुछ ताल्लुक़ है, इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मगर ये अदाद शुमार अपनी जगह, पाकिस्तान में मिलियंस में लोग मौजूद हैं। हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिलीज़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आध हमें अब हमारा अपना प्यारा ऐसा मिलता है कि जो किसी न किसी माजूरी का शिकार है। फिर हमारे इस मुआशरे की सितम ज़रीफ़ी है और हुकूमतों की बेहिसी है कि हमारे ये जो ख़ुसूसी अफराद हैं ये वो मुनासिब और बुनियादी हुकूक ना होने की वजह से कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में कुछ ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो मैं इंतहाई कामयाब इंसान समझता हूँ। अपने इन मेहमानों को जिन्होंने अपनी माजूरी को अपनी ज़िंदगी के मकसद के बीच में रुकावट नहीं बनने दिया, और बल्कि उन्होंने ख़ुद अपने लिए रास्ते निकाले और दूसरों के लिए भी वो इसी तरह की एक रोशन उम्मीद बन के उनको एक बेहतरीन रास्ता फराहम करने के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बना के अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे अपने मेहमानों से। मगर मेहमानों से बात करने से पहले, मैं और मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले, मैं चाहूँगा कि एक रिपोर्ट है, आइए चल के पहले हम वो देखते हैं और फिर अपने मेहमानों से बात करते हैं। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। आज हम माजूर अफराद के आलमी दिन के हवाले से आज हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले तारुफ करवाऊँगा, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये एक सीपी चाइल्ड थे, और जो इस मर्ज़ में इंसान जो है वो बोलने की सकत भी खो बैठता है, और उसके साथ साथ खड़े होना, चलना, बात करना और कुछ इस तरह सोचना, उन सारी चीज़ों से महरूम हो जाता है इंसान। मगर ये हमारे जो दोस्त मौजूद हैं ये इस कदर मजबूत असाब के मालिक हैं, ये इन्होंने अपनी सोच से, अपनी विल से अपनी इस बीमारी को शिकस्त दी और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए एक रास्ता चुना बल्कि बहुत से दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी आसान कर रहे हैं। ये हमारे जो दोस्त हैं ये एक NGO ख़ुद रन कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे जो बच्चे, जो ख़ुसूसी बच्चे हैं, जो ख़ुसूसी अफराद हैं हमारी सोसाइटी के, उनके ज़िंदगी को आसान करने के लिए वहाँ पे उनकी मदद करते हैं।
तो मेरे साथ मौजूद है काशिफ सत्तार। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ साहब, तबीयत ठीक है? दुआ है। बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप। थैंक यू सर। कोई सियासत वगैरह में तो नहीं आने का इरादा आपका? इधर कपड़े वेस्ट कोट वगैरह वैसे चल लग रही है आज? नहीं, फिलहाल नहीं। फिलहाल नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद रखें हम। उम्मीद रखे अगर अल्लाह ने मौका ये चीज जबरदस्त। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, ये विजुअल इम्पेयर्ड, इन्हें हम इस कह सकते हैं कि बिनाई से महरूम है, मगर इन्होंने अपने आप को इस काबिल किया है कि ये इनकी जो इनको नज़र ना आना जो है, ये इनके लिए बिल्कुल रुकावट नहीं बन सका। इन्होंने तालीम हासिल की और ये माशाल्लाह एक बड़े स्किलफुल कामयाब इंसान है, एक सेटल्ड इंसान है, और सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी आसान, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी आसान की और अपने काम में लग गए। ये आज भी जितने भी नाबीना हजरात हैं, जितने अफराद हैं, उनकी मदद करने के लिए ये बुक्स जो हैं उन पे काम कर रहे हैं कि वो पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन सकें उनकी किताबों को ऑडियो लाइब्रेरी के हवाले से। और असल जो इनका शोबा है वो तालीम व तदरीस के हवाले से। ये टीचर हैं और कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इनसे आज बहुत अहम नुक्तों पे बातचीत होगी। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान अहमद, जिनका ताल्लुक़ है नई सुबह से। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अदनान भाई? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मदु करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। सुबह सुबह इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, इतने फ्रेश? मुझे बताया ना, मैं तो रोज़ इस परेशानी का शिकार होता हूँ। बस सुबह जब होती है तो बस वो एनर्जी अपने साथ लेकर आती है। ये चीज़ ज़बरदस्त, अच्छी बात है। अच्छा काशिफ साहब, मुझे आप बताएं सबसे पहले तो कि आप एक, मेरी नज़र में आप एक नहायत कामयाब इंसान हैं। आपने एक बहुत बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, ठीक है? तो ये सब कैसे था? आपने थोड़ा सा एक बताइए हमें कि आपको जब पता चला, आपकी क्या हालत थी आपकी, कैसे आप जो हैं वो इस बेहतरी के सफ़र पे आए हैं, और फिर किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया है? सर, बेसिकली जब पैदा हुआ था तकरीबन 1.5 साल के बाद पता चला कि बच्चा हमारा स्पेशल है। 1.5 साल के बाद, उसके बाद वालदा और वाली ने बहुत मेहनत की। इतनी मेहनत की कि जीने का हक दिला। तकरीबन 12 या 13 साल की उम्र में पहली दफ़ा सही मायने में हाथ छोड़ के चला हूँ। 12-13 साल की उम्र, मुझे जानते कि याद है। तो चलता चलता गिर जाता था। बुरा सर मेरा छन्नी, अगर आप देखे ना चाहो तो चोटें लगी है। अच्छा। यानी महीने में एक दफ़ा लाजमी गिरता था और टाके लाजमी लगते थे। तो बालों का दिल जलता था। दिल इस बात पे जलता था जब कोई आपका अपना आपको मायूस करे तो उससे लड़ना मुश्किल है। बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान है। बड़ी अच्छी बात किया। बाहर के दुश्मन से लड़ना बहुत आसान है मुझे सवेरी, अपनों से लड़ना मुश्किल है। मगर मैं उस रब का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे साथ दिया बाप की सूरत में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। उससे ज़्यादा वालदा के लिए, वालदा घर में रहती थी, वालिद के साथ इतना टाइम नहीं था। वालिद ने अपने कीमती वक्त में थे मुझे हफ्ते में एक दिन समझाना चाहिए। डेली बेसिक पे 2-3 बार आज तक वो समझाते। मैंने हमेशा अपनी वालिद और वालदे को फॉलो करा। मेरी वालदा को MA इंटर पास नहीं है। हाँ, मेरी वालदा एक मिडिल क्लास की, मगर वो मेरे लिए सीनियर है। उन्होंने इस काबिल बना दिया कि मुझे ही यकीन नहीं होता मैं किस मकाम पे हूँ। फिर अल्लाह पाक ने उसके बाद टीचर अच्छे दे दिए। बाज़ों का जब एक दफ़ा के वाक़या है, मैं स्कूल में था KG2 में, लोग बच्चों को अवार्ड मिलते थे। मैं दिल में रोता था कि काश मुझे भी कोई अवार्ड दे, क्योंकि मैं आज से लिख नहीं सकता। लिख नहीं सकता। तो मैं काफ़ी दिल में रोता था, मगर अपने हाथ किसको जाहिर करे।
माँ को साइड करेंगे वो हमसे ज़्यादा रोएगी, बाप हमारे सामने नहीं पीठ पीछे रोएगा। मुझे याद है तीसरी क्लास में पेरा अवार्ड मिला था। अच्छा। तीसरी क्लास में पेरा अवार्ड जब मिला था फर्स्ट पोजीशन में, तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि हम जैसे बच्चे सोचते ज़्यादा है। तो मैं अवार्ड लेने स्टेट पे गया हूँ और एक हाथ में अवार्ड, एक नज़र अब्बू की तरफ, तो अब्बू की आंखों में आंसू। मैंने वो अवार्ड छोड़ लिया। मैंने बोला शायद मुझसे कोई गलती हो गई, शायद मुझसे कोई गलती हो गई जो वालिद साहब की आंखों में आंसू। मुझे पता चला वो आंसू खुशी के थे, वो आंसू खुशी के। आंसू थे। और जब मैंने उनके आंसू देखे मैंने ठाम लिया कि जिंदगी के हर मोड़ पे इनके ये आंसू खुशी के होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये बताएं कि आज अवार्ड्स कितने पड़े हुए हैं आपके पास? हिसाब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, बेहिसाब पड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। समाजी का साथ आपके जो अम्मी अब्बू हैं वो खुश होते हैं आपको देख के? माँ बाप खुश होते हैं, उलम की दुआ से बहुत आगे तक अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे इस बात में फख्र होती, मैंने जिंदगी के हर टारगेट, मेरे अब्बू ने एक चीज़ मुझे समझाई कि अगर जो चीज़ हासिल करनी है ना, उसको हासिल करके दम निकलना, बगैर हासिल करे नहीं छोड़ना। जो टारगेट बनाया उसे अचीव करके जाना। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सही। शायद आपके इल्म में हो, आपके पहले प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी कि मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, शायद आपको याद हो। हाँ हाँ हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोजेक्ट को आज 1 साल हो गया complete। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपके प्रोजेक्ट के बारे में भी सुनेंगे और सोसाइटी में जो खुसूसी अफराद हैं उनके हवाले से भी आप क्या काम कर रहे हैं और रियासती सतह पे क्या काम होने चाहिए, इस हवाले से भी बात करेंगे। मैं अभी बढ़ूंगा अदनान अहमद साहब की जानिब। अदनान साहब, मैं आपसे मतलब ओके, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो ब्लाइंड है, फुरकान बॉबी। जी जी, आप जानते होंगे जी, उन्हें। जानता हूँ बिल्कुल। जो दोस्त है वो भी जानते हैं। खूबसूरत आवाज़ के मालिक है, गाते हैं बहुत अच्छा। उसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा एक अजीब हो गया हूँ कि जब भी किसी ब्लाइंड पर्सन से मैं बात करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद वो कुछ थोड़ा सा और ये ना हो कि कोई माइंड कर जाए, क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ है नहीं। वो बहुत शरारती है। उसने कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि जो है ना वो एक स्पेशल पर्सन है। मगर खैर, मैं आपसे, मुझे एक बात बताइए जी जी, कि क्या किसी माजूर मतलब किसी ब्लाइंड पर्सन को या कुछ सुनने की सलाहियत से कुछ महरूम हो अगर, तो उसे माजूर अगर कहा जाए तो वो बुरा लगता है या कुछ, क्या? मैं इस बारे में बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ मैं। नहीं देखिए, डिसेबिलिटी जो है ना वो एक रियलिटी है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये ज़मीन पे एग्जिस्ट करती है, हमें इसके साथ चलना है। पहले अमूमन कहा जाता था कि माजूर अफराद या नाबीना अफराद या डेफ एंड डम लोग कहा जाता था। अब मेरे ख्याल में जो सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, अफराद बाहम माजूरी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के, उनकी शख्सियत को आप एक प्राइमरी तारुफ के तौर पे यूज़ करें। समझेंगे, एक डिसेबल्ड पर्सन से आप पर्सन विद डिसेबिलिटी तक आ गए। अब मैं कहलाया जाता हूँ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, हालांकि ये टर्म्स कॉमन नहीं है, लेकिन ये हकीकत के करीब है। मगर जो आपको इस तरह जो आपको पुकारता है या जिक्र करता है तो वो अच्छा लगता है आपको, ऐसा ही है? जाहिर है ये एक रियलिटी है, और जाहिर है अगर कोई मुझे माजूर फर्द भी कहता है तो मैं उसको बुरा इसलिए नहीं मनाता कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस के क्या हालात हैं, हम किस तरह से, किस हवाले से क्या सोचते हैं, मतलब मजमूई एतबार से अगर देखा जाए तो। सो जब तक ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है, तो अगर मैं बच्चा होता और मुझे होता कि मुझे अगर इस तरह से स्पेसिफिकली कैटेगराइज क्यों किया जाता है, मुझे अलग से क्यों रखा जाता है, तो शायद मैं इस हवाले से बुरा मना सकता। ज़ाहिर है 8-10 साल का बच्चा जो होता है वो हसास होता है, जी जी जी, थोड़ा उसके जहन इतना पुख्ता नहीं होता, लेकिन फील करता है। हाँ, लेकिन इस स्टेज पर आके जबकि मैंने अपनी सारी तालीम जो है वो हॉस्टल लाइफ में रहते हुए मुकम्मल की, अपने घर से दूर रहते हुए मुआशरे के बहुत से रवैये देख लिए, तो जैसे मैं अपनी जगह पे रह के उसको ऑब्जर्व करता हूँ, ऐसे मैं उनकी जगह पे रह के अगर उसको अंडरस्टैंड करूँगा तो मेरे लिए इन चीज़ों को समझना और बर्दाश्त करना आसान होगा, और इनके अंदर जो
एक मस्बत तब्दीली है वो लाने में भी जो है ना वो मेरा रोल बढ़ जाएगा, मुझे बिल्कुल आसानी सही। हो अच्छा जाएगी। देखिए, अभी हमारी बात जब काशिफ साहब से हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो अपने हैं जी उनसे जब मायूस करते हैं तो बड़ा दुख होता है और उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो मैं अपनों के रवैये के हवाले से बात करना चाहूँगा। एक छोटा सा वक्फा है, आपकी इजाज़त हो तो वक्फे से वापस आते हैं तो इस हवाले से बात करते हैं। जी जरूर जरूर। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी हम कुछ देर में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर के हवाले से हम आलमी दिन बराए ख़ुसूसी अफराद के हवाले से बात कर रहे हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काशिफ सत्तार और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं अदनान अहमद साहब। तो अदनान अहमद साहब से वक्फे से पहले बात हो रही थी तो वक्फा आ गया, थोड़ा सा मैंने कहा था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हो गया मगर ये लॉन्ग कमर्शियल ब्रेक हो गया। तो अदनान साहब आप ये बताइए, आप ये बता रहे थे कि जो सोसाइटी का जो रवैया है उसके बारे में बात कर रहे थे। जी मैं कह रहा था कि वो ग्रेजुअली बदलता है, वो कभी भी किसी एक कैंपेन से या थोड़े से वक्त में कुछ अवेयरनेस की कोशिशों से नहीं बदलता। कोशिश में तसलसल बरकरार रहे तो सोसाइटी के लिए तो 10, 20 या 30 बरस का अरसा भी उसके बदलने के लिए एक महज सानिये की हैसियत रखता है, एक सेकंड की हैसियत रखता है, अगर हम सोसाइटी के एवॉल्व होने के हवाले से बात करें तो। जाहिर है इस हवाले से जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं या पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है, ज़रा जिनका मैं पार्ट हूँ, वो अपने तक कोशिशें कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी, अब जैसे कि आपने ख़ुद मेरा तारुफ एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ के हिसाब से कराया कि मैं उनसे मुंसलिक हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ चूँकि अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी पड़ती हैं समहाउ कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, मुआशरे के फ़ाल रुकन कैसे बन सकते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे प्रोफेशंस में होने के बावजूद रिकग्नाइज़ नहीं किए जा पा रहे होते किसी भी तरह से। उसमें फिर अभी वॉलंटरीली हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है ऑनलाइन। एक नई वेबसाइट लॉन्च हुई है, दैट इज कॉल्ड VIPS.PK। VIPS विजुअली इम्पेयर्ड प्रोफेशनल्स.PK। कि आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, आपने क्या क्या हासिल किया है, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ जिनको इस्तेमाल करके आपने अपने प्रोफेशन के अंदर कुछ नाम पैदा किया है, आपकी तमाम स्टोरीज उस वेबसाइट्स पे डिस्प्ले होंगी। ताकि क्योंकि हमारे यहाँ एक बेसिक प्रॉब्लम है बहुत सारा, सरकार आम लोग भी बहुत अच्छे खासे जो जिनके पास बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी नहीं जानते कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट क्या कर सकते हैं। कभी भी उनसे आप मुलाकात करें तो वो आपसे पहला सवाल ही पूछेंगे, पता है आप क्या कर सकते हैं। सही। तो देखें जो जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, मगर ये जो तीसरी दुनिया के जो लोग हैं ना, हम लोग तो यहाँ पे हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। मैंने देखा है कि बाहर कोई बिल्डिंग, कोई रेस्टोरेंट, कोई ऐसी कमर्शियल प्लेस, वहाँ पे एक खुसूसी जगह रखी जाती है कि मतलब जितने भी जो खुसूसी अफराद हैं उन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत ना पेश आ सके होती हैं। जी हाँ। तो यहाँ पे इन सारे मेयर्स को नहीं देखा जाता है। तो इस हवाले से आप क्या एक कहना चाहेंगे कि मतलब किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त? इस हवाले से बिल्कुल, ये आपने कुछ एक्सेसिबिलिटी की बात की है बिल्डिंग्स के हवाले से। हमारे यहाँ बहुत से व्हील चेयर यूज़र्स होते हैं और हमारे यहाँ ज़रा बिल्डिंग्स की तामीर के वक्त इस हवाले से ख्याल नहीं रखा जाता बिल्डर्स की जानिब से कि सोसाइटी के वो अरकान के जो व्हील चेयर यूज़र्स हैं या जो वाइट केन के साथ मूव कर रहे हैं वो कैसे यहाँ पर मतलब आसानी से कन्वीनियंटली आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो इस हवाले से ज़ाहिर है कानून साजी और कानून साजी पर अमल दरामद, ज़ाहिर है वो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनकी इस सिस्टम में शमूलियत से ही मुमकिन है। ज़ाहिर है समहाउ बतौर एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे या बतौर एक तहरीक के जो अवेयरनेस के लिए काम कर रही है वो तो आप अपना किरदार अदा कर ही रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उस हवाले से बहुत सारे जो हुकूमती अरकान हैं या फिर बहुत सारी हुकूमती मशीनरीज़ हैं वो हमारी डिमांड्स को एक्नॉलेज करती हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद होने में अभी मेरे ख्याल में खासी मेहनत दरकार है। और मेहनत दरकार है, ठीक हो गया। आप काशिफ बता रहे थे कि जो अब आपके अपने या आपको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं कभी कभी,
तो वो डिमोटिवेशन जो है, वो मायूसी किस किस्म की होती है, वो कौन सा ऐसा रवैया होता है, ये ऐसी वो बातें होती हैं जो बड़ा दुख पहुंचाती हैं कि नहीं, कम से कम मुझे इन लोगों की तरफ से ऐसी बात नहीं सुनने को मिलनी चाहिए थी। तो ऐसा क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। कि देखें, वो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, हम लोग खुद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे हम फर्द को जानते हैं, तो हम एटलीस्ट अपने रवैये या एक ना चाहते हुए जो हमसे कोई ऐसा लफ्ज, ऐसी बात कोई निकल जाए जो अगले को नागवार गुजरे, कोई दूसरे हमारे बहन भाई को, उस बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। बेसिकली फैम भाई, तकलीफ तो हमें हर मोड़ पे मिलती है ना, वो एजुकेशन हो या मेडिकल, कोई भी मोड़ हो, मगर आप इनकी तकलीफ को फेस करना कैसे सीखा, मैं इसलिए हमको बता रहा हूँ क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 70 बच्चे, 70 स्कूल, यानी 2 स्कूलों के 70 बच्चे ये म्यूजियम में मेरा इंतजार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज स्पेशल अभी इसी वक्त भी जी, अगर आप चाहे तो अपनी मीडिया को न्यूज़ कवरेज दे सकते ना, डेफिनेटली न्यूज़ वगैरह होगी वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं। मैंने जो चैलेंजेस फेस किए वो ये कि जैसे माशरे में बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट हो गए, फुटबॉल हो गए, एक्सरसाइज और ख्वाहिशात है, तो कुछ लोग ऐसे थे जो नज़रअंदाज करते थे। तो ये अल्लाह पाक का करोड़ एहसान है, माँ बाप ने इस काबिल बनाया कि मैं समझने लगा। एक दिन ऐसा था कि मैंने सोच लिया कि अब दुनिया मुझे कुछ भी बोले, मुझे यहाँ से सुनना, यहाँ से निकालना। आज बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें हुई कि माजूर ये है, माजूर वो है, माजूर फलाना ढिमकाना। आज के दिन एक दवा में एक प्रोग्राम में गया, वहाँ लोग कहते इनको माजूर नहीं बनना चाहिए, इनको नाबीना नहीं बनना चाहिए। मैं गया स्पीच करने, मैंने बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम स्पेशल पर्सन, मुझे मेरी माजूरी पे फ़ख्र है, क्योंकि मुझे माजूर आपने नहीं, मुझे मेरे रब ने बनाया। वाह। और अगर मुझे आप गाली दे तो मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे तो रब की तकसीम है ये। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे रब ने मुझे माजूर पैदा किया है, मैं फ़ख्र से महसूस करता हूँ। शुरू में ये दिन थे जब मैं जज्बाते नॉर्मल बच्चों में पढ़ना बहुत मुश्किल बहस है, कि मुझे वो दिन भी याद है कि 2-2 दिन हो जाते थे, बल्कि पूरे हफ्ते हो जाते थे। मैं स्कूल में पानी नहीं पीता था, अगर पानी पीऊँगा तो मेरी शर्ट गंदी हो जाएगी, लोग क्या बोलेंगे। जैसे आप 4 बंदे बैठे तो मैं आपके पास से गुजरूंगा नहीं, क्योंकि आपकी नज़र मुझे देखेगी तो मेरी टांगें कांपेगी। वो कॉन्फिडेंस की कमी, हाँ। क्योंकि लोगों ने दिया नहीं। उसके बाद अल्लाह पाक ने ऐसा कॉन्फिडेंस दिया, अल्लाह पाक ने ऐसी कॉन्फिडेंस दिया, 2 सच्चे मिल गए। अभी भी मेरे साथ एक ऐसा दोस्त में आया, मैं इसका शुक्र गुजार हूँ, उसने अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के काश आपके दिया आफ्ताब भाई। मैं इनके साथ घूमने जा रहा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, मैं हाथ भी वॉश नहीं करता। क्यों करूँ? क्योंकि मुझे खिलाने वाले हैं। तो दोस्त शरारतें भी करते हैं बहुत, आप भी तंग करते हैं बहुत। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, यदि इनको देख के हिम्मत और पैदा हुई। हाँ। मैं अगर ये बात करूँ तो मैं अपने दोस्त को माजरत दिखाऊँ, मेरी कैटेगरी में मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा दोस्त कोई नहीं, मगर मैं बोलता हूँ वो मेरा उस्ताद है, जिंदगी है। आपको मालूम है, जब हमें कोई बाइक में बिठाता था वो ये दिखता था, अलबत्ता तो बिठाता नहीं था, चलता था, गिर न जाए, ये ना हो जाए, हिलता बहुत ये हो, इससे दिल जलता था। और आज ये दोस्त लड़ते, एक बोलता ये मेरे साथ बैठेगा, एक बोलता ये मेरे, इनके पर्दे खत्म नहीं होते, तो इनको देख के हिम्मत और पैदा हुई है। प्यार जो है ना वो सब कुछ बदल देता है, इनको देख के हिम्मत पैदा हुई है। आज भी मैं अपने वालिद साहब के साथ किसी मीटिंग में, ये कम प्रोग्राम में बाइक में जाता हूँ ना, मेरी टांगे काटती है, शायद उनका एहतराम, उनकी मोहब्बत में इनके साथ मुझे पड़ा ही कि मैं बाइक पे खड़ा हूँ या बैठा हूँ, अलबत्ता मुझे नहीं पता। सही, ऐसे होने चाहिए हमें। अगर ये नाबीना अपराध है, अरे ये नाबीना है ना, मैं और आप तो नहीं हूँ, ऐसे ही है। आप इनको अपनी आंखों से दुनिया नहीं दिखा सकते। नहीं, बिल्कुल। इसमें देखें, अगर मैं देख सकता हूँ या मैं चल सकता हूँ, तो इसमें मेरा क्या कमाल है?
मुझे बताएं ना, मैंने क्या किया है इसमें? ये तो मेरा रब है ना, उसने इस तरह हर इंसान को एक अपने हिसाब से तकसीम किया है। किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को हुस्न ज़्यादा दिया है, किसी को अक्ल ज़्यादा दी है, किसी को मतलब इल्म ज़्यादा दिया है, किसी को मतलब हर एक को एक अलग अलग सलाहियत से नवाजा है ना। तो हमें, अगर हम वाकई, आपकी बात बहुत अच्छी है कि अगर हम किसी को उसके मतलब उसको देख के अगर हम हकीर समझ रहे हैं या कम समझ रहे हैं, कमतर समझ रहे हैं, तो आपने एक ज्यादती कर दी अपने आप के साथ और अपने रब की तकसीम से आपने नाखुशी का इजहार कर दिया। हाँ, आप सबसे बड़े ना शुक्र है। बेशक। आपको मालूम है जब हमारी अलबत्ता आने रिश्ते में बड़ी लुकावटें होती है, हाँ, और अल्लाह पाक अगर शादी भी करवा दे रहा है तो हमें ताने मिलने लग जाने। आपको पता है ताने क्या है? इसकी औलाद माजूर होगी। सुनो यार, जो माँ की लड़की घर में आ रही है, जिस माँ का बेटा, उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगी? हाँ, जब बच्चा पैदा होता था हम बोलते क्या गलती कर दी थी तूने, यानी आप खुद खुदा बन जाते हो। हाँ, ऐसे बात है कि ये तो आपने देखा, कुछ किया था, कुछ होगा, तो अल्लाह ताला ने आपको मतलब इस तरह लोगों के ये जो जहालत है, ये जो रवैये हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि हम लोग खुद ही बदल सकते हैं और तो इसे कोई नहीं। मजे की बात है, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कब झाड़ बंदा करता नहीं, पढ़े लिखे बंदे आप पे पढ़े लिखा माशरा भी ये काम कर रहा है। अब्दुल सरीदी साहब कहते हैं ना कि इस मुआशरे को जाहिल लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे जाहिलों ने नुकसान पहुंचाया। सर अदनान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इसी वाले से कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ जैसे काशिफ भाई ने बात की कि बहुत जो कई जगह पे ओवर सेंसिटिविटी होती है ना, वो भी एक शेर मुझे याद आ रहा है कि इस बुलंदी पे बहुत तन्हा हूँ, काश मैं सबके बराबर होता। अब हमारे यहाँ दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं, एक तो आप इग्नोर किए जाएं, एक आप कोई बहुत अजीम हस्ती समझ के कहीं बड़े ऊंचे मसनद पे बैठा दिए जाएं जहाँ पर शायद कोई खुद को आपके बराबर ना समझे। तो ये जो दो इंतहाएं हैं वो कहीं ना कहीं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को मुआशरे का एक नॉर्मल रुकन नहीं बनने देती। समहाउ ये है कि हर फर्द की नीड्स अलग अलग हैं। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे ना, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की भी अलग नीड्स है। जिस तरह से फ़हीम अब्बास साहब की बाकी इंसानों के मुकाबले में कुछ अलग नीड्स हैं, उनका कुछ अलग एक स्पेशल स्टेटस है जो कि सोसाइटी की कंप्लीशन के लिए है, कि जिसमें हर इंसान हर शोबे के लिए नहीं होता, हर काम के लिए नहीं होता। तो ये अच्छा, एक है। अदनान साहब, मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त जो है ना बड़ा कम होता है और अभी ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। मैं आप दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, आप तशरीफ लाएं, मगर एक छोटी सी बात मुझे शॉर्टली बताइएगा। हम लोगों का सोसाइटी में रवैया होता है, जब भी किसी स्पेशल पर्सन को देखते हैं हम, तो वो कोई उसके बारे में बुरा नहीं सोच होते, मगर एक कम इल्मी और पता नहीं इसे क्या कहेंगे कि वो फौरन पूछ लेते हैं कि अदनान साहब आपने अपना इलाज करवाया, दिखाया किसी को? जी जी। आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं, या काशिफ साहब आप फलाने डॉक्टर के पास जाए ना, हकीम साहब के पास, आप सही हो जाएं। तो जो इस तरह के जो फौरी तौर पे आपकी जो एक जो माजूरी है उसको लाके आपके सामने टेबल पे रख देते हैं, तो उसके बारे में वो क्या फील हो रहा होता है आपको? बुरा एहसास होता है? वो क्या है, थोड़ा सा बताइए मुझे प्लीज। मुझे इस हवाले से एहसास होता है क्योंकि हमारे यहाँ, जैसे काशिफ भाई ने बताया कि हमारे यहाँ अवेयरनेस कम है। ठीक है, अब ये एक इन जनरल बात है कि कोई शख्स अगर विजुअली इम्पेयर्ड होगा या उसको विजुअल इम्पेयरमेंट का मसला होगा, तो वो उसकी कोशिश तो करेगा ना इसको खात्मे के लिए, कि वो अपनी जिंदगी में ये जो वो तो उसे हासिल नहीं है वो हासिल कर सके। लेकिन जो लोग ये सवाल पूछते हैं, मुझे उनसे गिला इसलिए नहीं है कि वो हमारे हवाले से क्यूरियस भी होते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं। तो ये क्यूरियोसिटी जो है वो उनको सवाल पूछने पे मजबूर करती है ताकि वो हमारे हवाले से जाने और हमसे ही जाने। सही 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 ये होता है। तो ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो शोज वगैरह ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे इन सारी चीज़ों को भी एड्रेस करना चाहिए कि ये इश्यूज हैं हमारे और सोसाइटी, ताकि उसमें जिन चीज़ों से वो मतलब जिनका अंदाज़ा नहीं है वो भी थोड़ा सा अवेयर होके ट्रीट करें और बात करें। और जो मैं थैंक यू सो मच, आप दोनों मेहमान तशरीफ लाए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो ये जो स्पेशल पर्सन है ना, ये जो खसूसी अफराद हैं, इनको हमारी जानिब से रवैया भी ख़ास चाहिए। ठीक है, तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे। वैसे कुछ और मेहमान भी मौजूद हैं, एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। इन अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं, आप तशरीफ लाए, अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत सारी बातें रह भी गई। तो इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से जब मुलाकात होगी तो मजीद बातें भी करेंगे इसी हवाले से।
एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आते हैं तो कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बातचीत का सिलसिला रहेगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज 3 दिसंबर है और आज आलमी दिन मनाया जा रहा है ख़ुसूसी अफराद के हवाले से। और वक्फे से पहले हमारे साथ बड़े दो काबिल तरीन मेहमान मौजूद थे, काशिफ सत्तार और अदनान अहमद। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही उनसे। मैं मिस भी कर रहा हूँ, मैं चाह रहा था कि हम मज़ीद बात करते जाए। इतने प्यारे माशाल्लाह दोनों हमारे भाई। अभी मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, ये पेरेंट्स हैं एक स्पेशल बच्चे के, और उस बच्चे का नाम है अली मीर अदील और वो हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद भी हैं। ये एक सीपी चाइल्ड है, जो कि वक्फे से पहले बता रहा था कि वो चलने फिरने की सलाहियत से भी महरूम होते हैं ये बच्चे। और ये माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी होती है और एक बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती है इन बच्चों को। तो हम आज इनके पेरेंट्स से बात करेंगे कि उन्हें किस सोसाइटी की जानिब से और रियासत की जानिब से मतलब किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में और बाहर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और मैं और आप हम सब मिल के सोसाइटी में मतलब जो स्पेशल जो लोग हैं उनके लिए क्या एक बेहतरी लेके आ सकते हैं, इस हवाले से बात होगी। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊँगा अली मीर अदील की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, शाइस्ता अदील। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शाइस्ता? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बेहतर, बिल्कुल ठीक। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं जो इनके हस्बैंड हैं और अली मीर अदील के वालिद हैं, अदील ख्वाजा। आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ये जो इतना प्यारा बेबी है आपका, इसकी एज कितनी है पहले में ये बताएं? ये माशाल्लाह से 7 साल का हो चुका है। 7 years का हो गया। इसके दांत आए हैं नए? हाँ, आ गए, नए दांत भी आ गए। बिल्कुल। अली मीर शेक हैंड करो। हेलो, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हैप्पी है ये, बहुत प्यारी आंखें हैं। किस पे गई हैं, अब्बा पे अम्मा पे? काफी लोग कहते हैं कि फादर पे गया है, तो बाकी आप बताएंगे कि किसका कार्बन कॉपी है। आप दोनों की अच्छी अच्छी चीजें ना इसने अपने अंदर जो है ना जज़ब कर ली। अच्छा, तो रौनक तो लगी होगी आपके घर में, आपको बिल्कुल भी एक लम्हा भी फारिग तो नहीं बैठने देता होगा? जी बिल्कुल। अली मीर, है ना? तो आपके और भी बच्चे हैं? जी बिल्कुल, और भी बच्चे हैं। तो क्या मतलब जब ये पता चला आपको कि आपका बेबी जो है वो एक आम बच्चा नहीं है, वो एक ख़ास बच्चा है, तो उस वक्त क्या आपका एहसास था? आपको जो आपके सराउंडिंग में जो अपने जो होते हैं उन्होंने डिमोटिवेट भी किया होगा जी, तो मैं वो कुछ आपके तजुर्बात और वो एहसासात के बारे में जानना चाहता हूँ। पहले थैंक यू सो मच ये सवाल को पूछने के लिए और मेरी इनर फीलिंग्स को मतलब जाहिर करने के लिए। पहले तो ये बात थी कि मुझे मतलब हमें पता ही नहीं चला कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और जब पता चला कि भाई इनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, और मतलब ये था कि एक्सेप्टेंस करना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशानी में, डिप्रेशन में किस तरह से होगा। और ये कोशिश थी उनको जो है ना कुछ भी करें, मेरा दिल कोशिश करे कि इसकी जो ना अच्छी सी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें, हैं इस तरह से कोशिश करें उनको अच्छी ज़िंदगी दे सकें। जब आप सराउंडिंग की बात करते तो थ्रू आउट फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जो मतलब फैमिली से अलग जो लोग हैं बहुत है। मतलब लोग ये कहते हैं कि जो है ना आपने कोई गुनाह किया होगा उसकी सज़ा आपको मिली है। तो इस तरह के जो ख्यालात हैं, इस तरह की जो सोच है बच्चों के अंदर जिन आप इनको ले जाएं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ ओनली अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और हम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारे बच्चे के साथ रियलिटी में हुआ क्या है,
इनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ था बर्थ के टाइम पे, अनइंटेंशनली इंटेंशनली हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई है और लोगों के साथ भी हुई है। लेकिन लोग ऐसे प्रिवेंटिव मेजर लें आगे चलकर जो बच्चे को जिंदगी में आगे चलाना सिखाएं और उनको अच्छी लाइफ दे सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। दिल साहब, ये जो लोग जो ऐसे बैठे बैठे फजूल में मुफ्त के मशवरे दे देते हैं, ये सिर्फ इन बच्चों के हवाले से नहीं है, हम वैसे भी देखें ना तो ये जहालत की कोई कमी नज़र नहीं आती है हमें। इस कदर आम है ये कि आप खानदान में भी 2 बच्चों की शादियां आप करवा रहे हैं, आप बैठे हुए हैं तो एक चाचा जी नहीं कार बस सकता है, मतलब भाई आपको कोई मसला है, आप मतलब आप मुफ्त का मशवरा देने की ज़रूरत क्या है आप? तो जिस तरह अभी ये बात सच है, अभी वो हमारे सामने काशिफ बैठे हुए थे, वो भी बता रहे थे कि लोग ये कहते हैं कि ये आपके माँ बाप ने कुछ किया होगा तो वो, या कोई मतलब कोई अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों के ऊपर जो है वो एक सज़ा मिली है आपको। भाई आप कौन होते हैं इस तरह की बात करना? तो इन लोगों को मतलब आप किस तरह डील करते रहे? मैं ट्रस्ट मी, आप बड़े बहादुर लोग हैं कि आप इन सारी बातों को फेस करते रहे और आपने उन बातों को वो साइड पे मार के आप माशाल्लाह, आप लोगों के चेहरे पे एक इत्मीनान देख रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं और आप हैप्पी हैं। बिल्कुल फ़हीम भाई, ये मतलब आप ये कह लें कि हमारे मुआशरे में लोग ऐसे हैं, हमारी नेचर ऐसी है कि मुफ्त के मशवरे तो हम देते ही रहते हैं, लेकिन अल्लाह पाक का ये बहुत बड़ा शुक्र है कि उन्होंने हमें इतना सब्र दिया है कि हम हर तरह के लोगों को फेस कर सकते हैं। माशाल्लाह ये 7 साल का हो गया है, 7 साल हमने इसके साथ गुजारे हैं, तो हर तरह के लोगों से मिलना जुलना हुआ है। नेगेटिव लोग भी काफ़ी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव लोग भी हमें काफ़ी मिले हैं। मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पॉजिटिव लोग नहीं हमारे पास, मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनसे मिलके हमें काफ़ी मोटिवेशन मिली है, हमने काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी हैं कि इनके साथ लाइफ कैसे गुजारी जाए। बाकी पहले जो आप शाइस्ता से भी आप सवाल पूछ रहे थे कि ये कब आपको पता लगा कि ये बच्चा आपका ऐसा है, तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि एक जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारे साथ ये हुआ कि हमें टाइम पे पता नहीं लगा कि हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है या ये डिजीज है। टाइम पे मतलब जब उसकी डिलीवरी हुई, जब उसका बर्थ हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, तो 4 दिन तक तो वो ये हॉस्पिटल में रहा था, एक डिफरेंट इनके ट्रीटमेंट चल रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि इसके साथ ये कोई इतना बड़ा ये प्रॉब्लम है। तो हम इसको नॉर्मल बच्चे की तरह, ये डिस्चार्ज हो गया था, हम इसको अपने घर पे लेके चले गए थे। सही है। तो 3 महीने के दौरान मतलब इसका रोना बहुत ज्यादा होता था, मतलब इतना एक्सट्रीम क्राई करता था। नॉर्मल बेबीज तो वैसे भी रोते हैं, जी हाँ, तो हम तकरीबन आप ये कह लें कि हर रोज डॉक्टर के पास जरूर जाते थे। तो हमारे घर के पास भी एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, क्लिनिक है, हम उसको भी वहाँ पे भी लेके जाते थे, मेन हॉस्पिटल्स में भी लेके जाते थे। तो डॉक्टर्स का ये कहना होता था कि इसको कोलिक पेन है। अब ज़ाहिर 3 महीने का बच्चा, 2.5 महीने का बच्चा तो नहीं बताएगा कि वो उसको क्या तकलीफ है, क्या दर्द है। तो डॉक्टर्स ये एग्जामिन करते थे कि इसको कोलिक पेन है, बच्चों को होता रहता है, ये 3 महीने तक होता रहेगा। तो हम उसको वो कोलिक पेन की मेडिसिन इसको देते रहते थे, लेकिन इसका वो एक्सट्रीम क्राई खत्म नहीं होता था। तो 3 महीने के बाद जब इसका जो इसको इंटरनल प्रॉब्लम था, जो इसको इंटरनल फिट्स पड़ते थे, वो फिजिकल होना शुरू हो गए, फिजिकल होना शुरू हो गया, वो जाहिर होना शुरू हो गया। वो हमें पता लग गया कि यार अब जो इसकी एक्टिविटी हो रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो नॉर्मल नहीं है। तो फिर एक डॉक्टर ने हमें एक टेस्ट लिख के दिया, जो इसके ब्रेन का टेस्ट होता है, EEG उस टेस्ट का नाम है। वहाँ से हमें पता लगा कि जी इसको फिट्स पड़ रहे हैं और इसका ब्रेन का जो एक पार्ट है वो डैमेज हो चुका है। अच्छा। तो उसको फिर रिकवर करने के लिए फिर वो डायग्नोज ना होने की वजह से वो डैमेज हो गया था, अगर वक्त पे हो जाता तो शायद बचत हो जाती। दिस वुड बी डिफरेंट स्टोरी। हमारे रब को यही मंजूर था। तो अच्छा, वो जब डायग्नोस हो भी गया तो उसके बाद भी मतलब डॉक्टर से हमें ये मैसेजेस मिलते रहते थे कि डोंट वरी, ये बच्चा आपका जो है वो डिले चाइल्ड है। मतलब अगर आमतौर से ऐसा भी होता है, बिल्कुल आमतौर पे अगर बच्चा साल में वॉक करना शुरू कर लेता है या 7 महीने में क्रॉलिंग करना शुरू कर लेता है, तो हमें ये कहते थे कि आपका बच्चा शायद 1 साल के बाद क्रॉल करे। सही है। तो मतलब वो शायद हमें ये नहीं बताना चाह रहे थे कि आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल इस कंडीशन में है या नहीं कभी चल सकेगा या वॉक नहीं कर सकेगा। मतलब वो हमें शायद डीमोटिवेट नहीं करना चाह रहे थे। इस तरह वो स्लोली हमें ग्रेजुअली बताते जा रहे थे कि जी और 6 महीने के बाद बच्चे जो हैं वो स्ट्रेंथ पकड़ भी लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना, कभी वो खुद ब खुद उनकी बॉडी जो है वो
वो मतलब इस काबिल हो भी जाती है। डॉक्टर्स इसीलिए बच्चों को कोई खास मेडिसिन या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे होते कि बॉडी खुद ब खुद जो है वो सारा सिस्टम के ऊपर आ रही होती है। और वो ये चीज भी वेरी करती है चाइल्ड टू चाइल्ड, उसका पार्ट कितना डैमेज है, अब इसका कितना पार्ट डैमेज हो चुका है, ये आगे रिकवर हो भी सकता है या नहीं हो सकता। खैर ये तो आगे जब 2-3 साल गुजरे तो हमने डॉक्टर्स भी चेंज किए, डिफरेंट डॉक्टर्स को अप्रोच किया। अल्लाह का ये शुक्र है कि इसकी बदौलत वर्ल्ड वाइड हम डॉक्टर से भी कनेक्टेड हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, सारी जगहों पे हमने इसकी रिपोर्ट्स भेजी हैं। तो अब आजकल एक ट्रीटमेंट भी चल रहा है, आपने शायद नाम सुना होगा, स्टेम सेल थेरेपी। जी जी, स्टेम सेल्स। तो वो बोन्स में तो काफ़ी इफेक्टिव है, एडल्ट लोगों के अंदर तो वो काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन बच्चों में भी अभी इसकी अवेयरनेस अच्छा, आ रही है। मैं स्टेम सेल्स थेरेपी के हवाले से बच्चे का क्या इलाज मुआवजा क्या हो रहा है, किस तरह आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ आपसे। छोटा सा वक्फा है, आपकी इजाजत हो तो वक्फे से होके आते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो जी एक वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली मीर अदील, जो कि हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं, और उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, अदील ख्वाजा और शाइस्ता अदील। बात कर रहे थे अपने मेहमानों से कि अगर आपके घर में एक ऐसा बच्चा है जो वाकई एक स्पेशल किड है, तो आपको किन किन वो दुश्वारियों का और मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। तो इस हवाले से वो अपने तजुर्बात से हमें आगाह कर रहे थे। तो शायद साहब, हमने जब वक्फे पे जब जा रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इलाज मुआलजे के हिसाब से आपको, अगर अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया है या इतनी हिम्मत दी है कि आप इस बच्चे का अच्छी जगह पे इलाज करवा पा रहे हैं, जिस तरह अदील साहब बता रहे थे कि हम मुल्क से बाहर भी कुछ डॉक्टर्स हैं उनसे कनेक्ट हैं, तो आप अवेयर्ड हैं, आप मतलब आपके कनेक्शंस आपने अच्छे बनाए हुए हैं, आप माली तौर पे भी इन सबको बर्दाश्त कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। अब आप बस पढ़े लिखे माशाल्लाह बाशऊर लोग हैं। तो वो लोग जो बेचारे, जिनको अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से भी महरूम रखा है, जो अपने बच्चों के इलाज मुआलजे के अखराजात नहीं उठा सकते हैं या उन्हें कुछ आगाही नहीं है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, तो रियासत की जानिब से भी जो सहूलियात हैं वो आपने ख़ुद फेस की ही होंगी। तो मैं चाहता हूँ इस बारे में कुछ अपने तजुर्बात और एहसासात के बारे में बताइए। जैसे कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैं एक NGOs के साथ कनेक्ट हूँ जिसका नाम है डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन। ये हर टाइप की जो डिसेबिलिटी है वो उसको फेस करते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी एक सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम पढ़ाएंगे कि भाई इसके अंदर ये चीज़ होती है, लेकिन ये चीज़ वहाँ के जो लोग हैं वो हर डिसेबिलिटी के अपनी फीलिंग्स बताएंगे कि हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हो, आप किस तरह से मैनेज करो। मेरा जो पास्ट है, मेरी जो एजुकेशन है वो नर्सिंग के अंदर है। मैं इस इदारे के अंदर एज ए CP कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रही हूँ। मैं अपने बच्चे माजूर बच्चे के साथ साथ मैं दूसरे बच्चों को भी देखती हूँ, तो वहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ों को फोकस करती हूँ कि मतलब वो यहाँ पे ये जो टिप्स और एजुकेशन देने का मकसद यही है कि मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आप है ना किस किस तरीके से जाएँ और कहाँ कहाँ जाएँ, जिसमें हम फिजियोथेरापी की टिप्स बताते हैं कि रिहेबिलिटेशन आप घर में किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि CP बच्चे को कैरी करना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर हमारे साथ जो प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स के साथ वो होती है मोबिलिटी की। हम बच्चे विद द एज हम बच्चे को कैरी नहीं कर सकते हैं, बहुत भारी हो जाता है। मुझे ये बताइए कि ये कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है, वो पेरेंट्स जिनके यहाँ ऐसा बच्चा है, वो आपकी इस NGO इस इदारे तक कैसे पहुंच सकते हैं? ये बेसिकली लाइंस एरिया के अंदर मौजूद है, तो आप वहाँ पे नियर हाशवानी हॉस्पिटल, आप वहाँ पर नाम क्या बताया था? डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन जी। शाइस्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। आपका भी सर अदील साहब कुछ चंद अगर जुमलों में अगर कुछ कहना चाहें। आपने बात करी थी अभी कि जो लोग मतलब अगर कोई इलाज के लिए जाएं और वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने रियासत का नाम लिया, तो मेरे हिसाब से रियासत ने ऐसा कोई भी निज़ाम अभी तक कायम नहीं किया कि जिसके थ्रू हम किसी चीज़ पे पहुंच सकें या कोई फाइनेंशियल हेल्प उनसे ले सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग काफ़ी मौजूद हैं कि अगर हम इंडिविजुअली किसी को अप्रोच करते हैं डोनेशंस के लिए, तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करते हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम।
कि मुझे भी इस तरह की हेल्प मिली है। तो रियासत के बजाय अगर हम लोगों की तरफ जाएंगे तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद थे और अल्लाह ताला किसी को उसकी हिम्मत से ज़्यादा जो है वो इम्तिहान में नहीं डालता। तो आप अल्लाह ताला ने आप लोगों को मुंतखब किया है और आपके ऊपर जो है वो एक ज़िम्मेदारी डाली गई है। हमें मेरा ख्याल अपने रवैये के ज़रिए अपनी सोसाइटी के इन दोस्तों का दिल जीतने की ज़रूरत है जो किसी न किसी एक महरूमी का शिकार है। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।